हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं विद रूल्स फॉर फाइंडिंग डायपोल मोमेंट। रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर। उन रूल्स को कंटिन्यू करते हैं। 3 रूल्स मैं आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। हम लोगों के पास में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, उस केस में डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड की जाती है। तो बच्चों, ये जो सिस आइसोमर है और ये जो ट्रांस आइसोमर है, ये होते क्या हैं? आइसोमर्स का मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मोलिक्यूल तो क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन वहां पे अरेंजमेंट कैसी हो, एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो। मैं आपके सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उससे आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम्स है मेरे पास, दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ मैंने दिखाया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने दिखाया हाइड्रोजन, यहाँ मैं दिखा रही हूँ क्लोरीन और इधर भी मैं दिखा रही हूँ क्लोरीन। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मैंने इधर दिखाया हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन। देखिए हुआ क्या है, ये मैंने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है यहाँ पे, कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इस केस में भी और इस केस में भी। लेकिन अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो देखिए अच्छे से मैं कैसे लिखूंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, मैं सभी को ओवरऑल एडअप कर दूंगी, कंबाइन कर दूंगी, तभी तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो देखिए 2 आप लोगों के पास कार्बन एटम्स है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ C2। 2 ही क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ H2। और 2 ही क्या है यहाँ पे क्लोरीन एटम्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ Cl2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इस सब्सटेंस का। ठीक है, सिमिलरली हियर आई हैव 2 कार्बन एटम्स। यहाँ भी मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है और 2 ही कौन है, क्लोरीन एटम्स है। तो C2 H2 एंड Cl2। देखिए दोनों क्या है बच्चों, ये सेम है, यानी कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इस केस में भी और इस केस में भी, लेकिन यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, एटम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। कैसे? यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन एटम आपको एक डायरेक्शन में एक ही साइड में दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, क्लोरीन एटम आपको एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक क्लोरीन है। तो जो डायरेक्शन है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो चेंज हो गई। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को आप लोग क्या बोलते हैं कि ये आइसोमर्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि आइसोमर्स के बीच में डबल बॉन्ड ही होंगे या ट्रिपल बॉन्ड ही होंगे, सिंगल बॉन्डेड सब्सटेंसेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स की, तो ये आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के बीच में। आप लोगों के पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जैसे कि यहां भी है और यहां भी है। अब इसमें देखिए 2 क्लोरीन एटम है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सिमिलर एटम्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है और ये भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में, भाई ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पे एक क्लोरीन नीचे आ रहा है, एक क्लोरीन ऊपर आ रहा है, यानी सेम एटम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन एटम दोनों है अपोजिट पोजीशन में। बच्चों अपोजिट पोजीशन को बोला जाता है, अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, यानी सिमिलर एटम्स जो है वो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन में है, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन में है। तो इस टाइप के आइसोमर्स जहां पे सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस और इन ट्रांस पोजीशंस, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज द ट्रांस आइसोमर। अब आप इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। एंड इफ the similar atoms, ठीक है, if the similar atoms are present in same direction, कैसे याद रखेंगे, क्या ट्रिक है बच्चों याद करने की, similar atoms अगर सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, then the isomer is known as the cis isomer। ठीक है, यही वाला जो पॉइंट है ये डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस के अंदर भी आता है, आप लोग डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते क्या
है। जहां पे सिमिलर एटम सेम डायरेक्शन में है वो है सिस आइसोमर, जहां पे सिमिलर एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस पोजीशन में है, वो क्या है ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस हम लोग डबल बॉन्डेड सब्सटेंसेस के केस में पढ़ते हैं, जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब इस टाइप के देखिए आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं, डायपोल मोमेंट तो इस टाइप के सब्सटेंसेस की भी होती है, और हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पता है, डायपोल का डायरेक्शन पता होता है, और उस डायरेक्शन के बेसिस पे ही हम लोग डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या वहां पे डायपोल मोमेंट जीरो होगी या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अब अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं ये केस बता रही हूँ ट्रांस वाला। ये है कार्बन, ये है क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन एटम है, एंड हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। डायरेक्शन हो गया डायपोल का इधर। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स भी तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से अटैच्ड है, और ऊपर से ये क्लोरीन बॉन्ड्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, वो क्लोरीन बॉन्ड्स को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों सिमिलर एटम्स है बच्चों, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। तो इक्वल फोर्स ये क्लोरीन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही इक्वल फोर्स ये क्लोरीन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाता है, और ओवरऑल हमें क्या मिलती है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। हर एक ट्रांस आइसोमर के केस में आपको ऐसा ही मिलने वाला है, क्योंकि जो आपके सिमिलर एटम्स है वो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन में होंगे, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन में होंगे, तो नेट इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, एंड द डायपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर्स। जितने भी आपके ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वहां पे डायपोल मोमेंट बच्चों आपको हमेशा कैसे मिलने वाली है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ये देखिए अब ये है हमारा नेक्स्ट वाला सिस वाले की बात करें, सिस आइसोमर की। अब ये क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। आपको पता है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए एक डायरेक्शन यहाँ पे है किसी का, एक डायरेक्शन यहाँ पे है, अगर आप लोग उसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहे, रिजल्टेंट मींस दोनों को आप एड अप करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, वो म्यू1 म्यू2 cos थीटा sin थीटा इस तरह के आप लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें वेक्टर एडिशन के अंदर ऐसे डिटेल में नहीं जाना है, बस हम लोगों को ये याद रखना है कि दो वेक्टर्स अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो देखो अपोजिट पोजीशंस थी, इक्वल फोर्स लगा रहे थे दोनों क्लोरीन एटम्स। ये चाह रहा था इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए, ये चाह रहा था इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाते और दोनों का इफेक्ट कैसा हो गया था बच्चों, कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्लोरीन इधर खींच रहा है, नीचे की तरफ ही खींच रहा है, ये क्लोरीन भी नीचे की तरफ ही खींच रहा है, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट यहाँ पे आपको मिलने ही वाला है। कितना मिलेगा वो मैंने आपको बताया कि हम 1.79 है, 1.58 है, इसको हम लोग प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम इतना बता सकते हैं सिर्फ कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस अगर हम लोग बात करें सिस आइसोमर्स की, तो सिस आइसोमर्स के केस में डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं मिलेगी, और ट्रांस आइसोमर के केस में आपको डायपोल मोमेंट हमेशा मिलेगी इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो एक और टाइप के हम लोग आइसोमर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो जो आइसोमर्स हैं वो बेंजीन से रिलेटेड है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ठीक है, एटलीस्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों के होते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, वो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के अराउंड डिफरेंट एलिमेंट्स की या डिफरेंट एटम्स की और ग्रुप्स की जिस तरह की भी पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि वो सिस है या फिर वो ट्रांस है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स की, तो यहाँ पे हमारे पास आती है बेंजीन रिंग। ये बच्चों आप सभी को पता है इट इज बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है,
अब देखिए सभी को पता है कि यहाँ पे ये जो ऐसे कॉर्नर्स दिखाए हुए होते हैं बच्चों, ये क्या है, कार्बन एटम्स होते हैं। मान लीजिए इट इज फर्स्ट कार्बन एटम, इट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बात यहाँ पे भी सिमिलर ग्रुप्स की ही होने वाली है। मान लो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है कोई क्लोरीन, फर्स्ट कार्बन के साथ मैंने क्लोरीन अटैच कर रखा है और सेकंड कार्बन के साथ मैंने अटैच कर रखा है क्लोरीन। नेक्स्ट केस में देखिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर, एक क्लोरीन मैंने फर्स्ट कार्बन के साथ ही रहने दिया और एक क्लोरीन मैंने लगा दिया थर्ड वाले कार्बन के साथ। ये देखिए ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड है। और एक केस में मैंने क्या किया, एक क्लोरीन मैंने लगाया फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक क्लोरीन लगा दिया बच्चों मैंने फोर्थ कार्बन एटम पे। अब कभी भी देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये आपका फर्स्ट कार्बन है तो यही आपका सेकंड कार्बन होगा। बच्चों इसके साथ में ये भी है, तो अगर आप चाहें आप इसको भी सेकंड मान सकते हैं, इसको थर्ड मान सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए पहले ऑर्थो, मेटा और पैरा का मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई दो सिमिलर एटम्स है, देखो दो क्लोरीन है, यहाँ भी दो क्लोरीन है, यहाँ भी दो क्लोरीन है, अगर सिमिलर एटम्स, दो सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज द ऑर्थो आइसोमर। ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट और सेकंड पे अगर सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो आइसोमर। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको बोला जाता है मेटा आइसोमर। देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा, सीरियल वाइज याद करो, 1 2 1 3 एंड 1 4, जो आपकी 1 4 कार्बन आइटम पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा आइसोमर। क्लियर हुआ अच्छे से। फर्स्ट सेकंड कार्बन एटम पे सिमिलर ग्रुप्स हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो, फर्स्ट और थर्ड वाले को बोला जाता है मेटा, फर्स्ट और फोर्थ वाले को क्या बोला जाता है, पैरा। तो अब आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स के केस में भी यही फाइंड आउट करना है इसी तरीके से। तो फिर देखिए आप लोग क्या करेंगे, डायपोल मूवमेंट फाइंड करनी है तो हमें तो डायरेक्शंस पता होने चाहिए बच्चों। देखो ये कौन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कौन है, कार्बन है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, ये वाला क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर वही वाला केस अराइज हुआ, वो जस्ट ऊपर लेके जा रहा है और ये उसके जस्ट नीचे लेके आ रहा है, दोनों सेम हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा पा रहे हैं ना वो नीचे आ पा रहे हैं। नेट इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है एंड डायपोल मूवमेंट इज जीरो इन केस ऑफ पैरा आइसोमर्स। जितने भी आपके पास पैरा आइसोमर्स होंगे उस केस में डायपोल मूवमेंट हमेशा आपको क्या मिलने वाली है, जीरो ही मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नेट इफेक्ट ट्रांस के केस में कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पैरा के केस में भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर डायपोल मूवमेंट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। डायपोल मूवमेंट किसके इक्वल मिलने वाली है बच्चों, जीरो के इक्वल। ठीक है, ये केस समझ आया। फर्स्ट सेकंड पोजीशन है ऑर्थो, फर्स्ट और थर्ड है मेटा और फर्स्ट और फोर्थ क्या है, पैरा। पहले तो इसको याद रखिए अच्छे से। अब दूसरा, मान लीजिए इस केस की बात करें तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो अगर ये क्लोरीन यहाँ फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होता जैसे कि यहाँ पे था तो नेट इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ पे पोजीशन इसके जस्ट नीचे नहीं है, थोड़ी सी साइड में है, तो इस केस में भी जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे मिलने ही वाली है। इट मींस म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ मेटा आइसोमर एंड सेम केस इज हियर। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। अब एक डायपोल का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी तो होगा ना, उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिल सकता है। तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि डायपोल मूवमेंट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो यानी जो आपका ऑर्थो का केस है यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं मिलने आपको वाली है। ठीक है, जो डायपोल मूवमेंट है वो सिर्फ पैरा आइसोमर के केस में जीरो मिलेगी, ऑर्थो और मेटा के केस में वो नॉन जीरो होंगी, वहां पे आपको डायपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर मिलेगी। आया बच्चों समझ में, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा का केस था।
अब इसके अंदर भी एक और नई बात आती है, आपको पता चला कि ऑर्थो और मेटा दोनों के केस में, दोनों आइसोमर्स के केस में डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा हो, किसी में कम हो। मान लीजिए मैं कहूँ ऑर्थो के केस में 2.89 है और मेटा के केस में 1.72 है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन दोनों में से दोनों की हमने मान लिया कि नॉन जीरो है, लेकिन किसी एक की ज्यादा और किसी एक की कम भी तो होगी, है ना, ऐसा केस भी है। तो बच्चों याद रखिए, जो आपका ऑर्थो है, ठीक है, कुछ चीजें बच्चों हमें याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या है, जो आपका ऑर्थो वाला होता है उसकी डायपोल मोमेंट हमेशा मेटा आइसोमर की डायपोल मोमेंट से ज्यादा होती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए एक सिंपल सा रूल भी दिया गया, एक छोटी सी ट्रिक बता दी गई इस चीज को प्रूव करने के लिए। उस ट्रिक में क्या बोला गया, देखिए मैं यहां लिखती हूं, डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। एक छोटी सी ट्रिक बता दी गई इस चीज को प्रूव करने के लिए। क्या कहा गया कि जो डायपोल मोमेंट है बच्चों, वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पे बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा वहां पे डायपोल मोमेंट होगी कम, और जहां पे बॉन्ड एंगल होगा कम वहां पे डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑर्थो, मेटा और पैरा के केस के अंदर एंगल्स आइडेंटिफाई किए गए। अब एंगल्स आपको कहां पे देखने हैं ये याद रखिए, जिन कार्बन एटम्स के साथ आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में, उन कार्बन एटम्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। पोजीशन देखो कितनी दूर है ना, तो इनके बीच में जो एंगल है वो बहुत ज्यादा बनेगा, सबसे ज्यादा बनेगा, और अप्रोक्स यहाँ पे एंगल मान लिया गया 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर जैसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पैरा के केस में बच्चों आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एंगल यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एंगल, इन दोनों की बात करो, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम होगा, और ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो यहाँ पे एंगल क्या होने वाला है, और कम होने वाला है। तो क्या कहा मैंने, जहां पे बॉन्ड एंगल सबसे कम वहां डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। तो इसलिए ऑर्थो वाले की डायपोल मोमेंट हमेशा मेटा वाले के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। इन रूल्स को सभी बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अभी तो जस्ट ये रूल्स बताए हैं, साथ साथ में मैंने एग्जांपल भी आपको दिए हैं, बट कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, इनकी और प्रैक्टिस करेंगे, और एक हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ तक अच्छे से कर लीजिए, अपनी नोटबुक में कंप्लीट इसको रखिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड कीप लर्निंग।